कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर एंड सहाफ़ी। उनसे हम तज़िया लेते हैं। कामरान, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। ये मंजरनामा हम देखने वालों को बताते तो हैं, बट वी बिलीव आप समेत सभी हमारे जो पाकिस्तानी हैं दे नो बेटर देन अस कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब ये जो दोनों तरफ से सख्ती का रवैया आ गया है, कल इमरान खान की जो इंटरेक्शन था मीडिया के साथ, उसमें कुछ अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए फ़ौजी पंजाब, और फिर उसके बाद कल मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्फाज तो उनके मुनासिब थे, लेकिन रवैया और लहजा जो था वो बड़ा सख्त था। तो व्हाट डू यू से कामरान? अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में एक ऐसे मौके पर कि जब सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब हालात इतने कशीदा हो जाएं तो मेरे ख्याल में हम फरीकैन को अगर एक एक कदम वो पीछे हट के थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। इमरान खान साहब अपने रवैये पर, जो पीडीएम की जमातें हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। और एक ऐसे मौके पर मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर आप बाकी दुनिया के ममालिक देखें, एक बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर भी। सऊदी अरब और ईरान आपस में दोस्ती कर रहे हैं। सीरिया के सदर जो हैं वो यूएई पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखें ये ममालिक वो क्यों कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म अपने मुल्कों के मफाद को देखते हुए, अपने अवाम के मफादात को देखते हुए चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। और हम यहाँ जो हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो सियासी नौयत के हैं, उनको बालाए ताक रख कर कोई एक वे आउट नहीं निकाल रहे। और ये मेरे ख्याल में बहुत एज अ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में कंसर्न वाली बात है कि मसाइल किसी भी इंडिविजुअल कलेक्टिवली आते रहते हैं। इशू ये होता है कि आप उनका अदराक करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि किसी भी तरफ से ये एक कोशिश है कि इनको हल किया जाए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ पे मामलात अपनी सियासत से उलझने की बजाय आवाम के मफाद में सोचना चाहिए, लेकिन सियासतदानों का यही मामला है। अभी हम इमरान ने अपने सवाल में अल्फाज के चुनाव के हवाले से बात की, गद्दारी हो, दहशतगर्दी हो, इस तरह के लफ्ज़ तो खैर अब बहुत ही आम हो गए हैं। लेकिन उसके बाद इतने हम जब भी मीडिया टॉक्स देखते हैं इन सियासतदानों की, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत, तो इतने हार्श अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फिर उसको जो कह लें जस्टिफाई भी करने की कोशिश की जाती है। कामिन, आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी इस केओस किसी सिचुएशन में, जब मुल्क ऑलरेडी इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, उसमें इनकी ये जो प्रेस टॉक्स हैं, आना है, एक दूसरे पे तनकीद करना और इतना खुल के करना है, ये एक कुछ अच्छा ट्रेंड नहीं है जो अब तक काफ़ी हद तक सेट भी हो गया ट्रेंड, हम इसको ये भी कह सकते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक जो हमारे कुछ सालों में ये जो अखलाकियात का जनाजा निकला है, माजी में भी, आई थिंक 90s में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक वक्त था कि जब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते थे। लेकिन फ़र्क इतना था कि उस वक्त ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त उस तरह से आउटरीच नहीं थी, तो शायद अवाम जो हैं कहीं ना कहीं बचे हुए थे। लेकिन अब ये जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, इसमें इंडिविजुअल तो आप उनसे क्या तवक्को करें, शायद उनका एक जो आम कारकुन होता है वो तो बहुत जज्बाती होता है। लेकिन अगर लीडरशिप लेवल पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो जाहिर है कि फिर आप अपने सपोर्टर्स को वो एक मैसेज दे रहे हैं कि आप भी अगर इस तरह के अलकाबात से अपने मुखालफिन को पुकारेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि हम इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है जमहूरियत में। सियासत के अंदर इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, मेरा आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के भी तो हम बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बात हो सकती है, अदरवाइज भी बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि माजी में मुझे अच्छी तरह से याद है, इवन मुशर्रफ के ज़माने में भी जब एक मौका था कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें तकरीबन 1 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हलफ तक नहीं उठाया था, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी साइड के साथ जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस थे ना, वो कभी टूटे नहीं, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं एक वर्किंग रिलेशनशिप रहता है आपका। इस वक्त ये हो रहा है कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, कोई बैक चैनल नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो थोड़ा सा रोल प्ले करे कि चलो यार इतने इख्तलाफात हैं, कम से कम इस चीज को इतना आगे मत लेके जाएं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। ऐसे लगता है कि दोनों साइड्स ने एक्सट्रीम ले ली है। कामरान, किसी कोई आपको लेकर गया कि रास्ता मैं बताऊंगा, और उसको रास्ता उसी को पता था और सहरा में ले जाके छोड़ दिया कि अब रास्ता ढूंढिए अपना। आपकी मुराद अब जो लेके गया उसको भी सोचना चाहिए। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पीडीएम की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे मैं आपकी राय चाहता हूँ। पीटीआई की स्ट्रेटजी थी एजुकेशनल पॉलिटिक्स करो, इदारों को तनकीद का निशाना बनाओ, उन पे प्रेशर डालो, फैसले अपने हक में लो, एंड दिस सीम सक्सेसफुल इन इट, कामयाब नजर आते हैं। पीडीएम की स्ट्रेटजी थी कि इमरान खान को मुकदमों में इतना एंगेज करो कि इसको सियासत करने का वक्त ही ना मिले। वो इसमें कामयाब नजर नहीं आती, चूंकि मुकदमों के पीछे भी इमरान की सियासत चल रही है।
आपका इस पे टेक क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो जो पीडीएम की जमातें और ख़ास करके नून लीग बिल्कुल उनके बरक्स है। और मैं तो ये कहता भी हूँ कि दो के नून लीग और पीपल्स पार्टी तनकीद तो करते हैं कि इमरान खान उनके बकौल कोट एंड कोट जत्थों के साथ आ जाते हैं जब भी उनको अदालत में बुलाया जाता है। लेकिन आई एम श्योर कि कोई भी जो सियासी जमात है, कोई भी उनके जो सियासी रहनुमा हैं, वो अपने ऐसे जो कारकुनान हैं वो चाहते होंगे कि उनके साथ भी ऐसे ही जो डाई हार्ड किस्म के वर्कर्स हों, ताकि वो उसको अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं ना कहीं अंदर से नून लीग को ये भी शायद एहसास होता होगा कि काश जब उनके खिलाफ ये मुश्किल वक्त था तो उनके सपोर्टर्स भी इसी तरह से बाहर निकलते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये पॉलिसी ठीक है या नहीं है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। अब जो दूसरी तरफ से कोशिश की जा रही है, लेट्स से कल जो इजलास हुआ इतना लंबा, अब उसमें तो वो ये कोशिश हो रही है, बिल्कुल क्लियर इशारे हैं। कल इजलास भी हो रहा है पार्लियामेंट का ज्वाइंट, कि उसमें तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तहरीक इंसाफ, और इनको बैन करने की बात हो रही है। अब मुझे नहीं लगता कि ये सोल्यूशन है सारे मसले का। आप बेशक इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जो अभी जो जिस तरीके से जो कुछ जमान पार्क में हुआ या फिर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन अगर माजी से हमने सीखा नहीं है सबक, अगर आप कोशिश करेंगे उनको उनकी जमात को बैन करने की, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी सपोर्ट बेस भी है, तो आप उनको कलदम करार दे कि आप समझते हैं कि मसला हल हो जाएगा, ऐसे मसला हल होगा नहीं। तो जो उनकी स्ट्रेटजी है, अगेन इमरान खान साहब क्योंकि तो वो अपोजिशन में है, और अपोजिशन जो है वो तो गवर्नमेंट को प्रोवोक करती है, तो गवर्नमेंट जो है ऑन दी अदर हैंड प्रोवोक हो रही है, जिससे मसाइल जो हैं मेरे ख्याल में मजीद गंभीर होंगे, कोई वे आउट नहीं निकलेगा इस तरह से। ठीक हो गया। कामरान, अपने आपने बात के आगाज़ में बात की थी इंटरनेशनल मामलात के हवाले से भी आप गहरी नज़र भी रखते हैं, और हमारे सियासतदान जो ज़ाती मफाद में फंसे हुए हैं, आलमी सतह पर जिस तरह आपने खुद भी मेंशन किया कि नए वर्ल्ड ऑर्डर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी पेशरफ सामने आ रही है खत्ते में इस्तेहकाम के लिए। चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है, अमेरिका से भी एक बड़ा जो कह लें खिलाड़ी बनता नज़र आ रहा है। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा भी है कि सऊदी अरब और ईरान की भी आपने बात की, चीन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और अब रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग बंदी के मामले में उसमें भी चाइना अपना रोल प्ले करने जा रहा है। अब तो इस तरह से ये जो तमाम मामलात हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट दौरे पे भी जा रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि जो इंटरनेशनल अरीना पे सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो दूर दूर तक स्टैंड नहीं करता, लेकिन जो चाइना एक बड़ी पावर बन के सामने आने की कोशिश कर रहा है, अब क्या लग रहा है, किस तरह से आप रोल को देख रहे हैं चाइना के सारी सिचुएशन में? देखें, ये तो चाइना दुनिया की एक उभरती हुई ताकत है। मुआशी एतबार से जिस तरीके से गुज़श्ता चंद सालों में ग्रो किया है, किसी को शक नहीं है कि वो अमेरिका तो कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन ये जो अब मिडल ईस्ट के अंदर खास करके अगर आप देखें, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो उन्होंने मफाहमत करवाई है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि माजी में इस तरह की जो पीस ब्रोकर वाला काम या इस तरह की मीडिएशन जो है वो अमेरिका करवाता था, क्योंकि अमेरिका आलमी ताकत था। लेकिन इस दफा चीन ने जो है वो एंट्री दी है और साबित किया है कि ना सिर्फ वो अब एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर वो मुल्कों के दरमियान अमन भी करवा सकते हैं। और मेरे नज़दीक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मफाहमत करवाना शायद पाकिस्तान और भारत में मफाहमत कराने से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने वो काम करवाया। अब वो जो आप कह रहे हैं कि रूस के दौरे पर गए हुए हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, कल उनकी सदर पुतिन से मुलाकात भी हुई है। वहां पर एक तो जाहिर है कि ये एक नेशनल उनका अलायंस भी है चाइना और रूस का, लेकिन साथ ही वो तजावीज़ लेके गए हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो एक साल से ज्यादा जो तनाज़ा चल रहा है उसका कोई हल निकालें। अब अगर चीन उसमें भी कामयाब हो जाता है तो ये अगेन एक बहुत बड़ा मैसेज होगा फ्रॉम चीन के कैसे अब वो दुनिया के जो कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हल करवाने की एक सलाहियत रखते हैं। रही बात पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अगर मफाहमत होती है तो उसका लामहला तौर पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर आएगा, मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो एक ड्रामेटिक शिफ्ट आएगी। लेकिन इशू ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलेगी भी तो मौजूदा सूरत हाल में जब हमें अपनी पोजीशंस को फॉरेन पॉलिसी के एतबार से रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, जब एक बाई पार्टिजन कंसेंसस और करने की जरूरत है, तो उस वक्त हम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, तो हम शायद एडवांटेज ले नहीं सकेंगे। जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पोलराइजेशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, तो शायद अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया में और खित्ते में तब्दीली हो रही है
जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, शायद मौजूदा सूरत हाल में उठा नहीं पाएंगे। वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। इन दी एंड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं जो IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो रहा है। इसमें इसहाक डार साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा इसको सियाको सबाक से हटकर लिया गया। लोग बड़े कंसर्न्ड हो गए पाकिस्तान के डिफेंस प्रोग्राम्स को लेकर, मिसाइल प्रोग्राम, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस पर बातें हो रही हैं। कल क्लियर भी किया इन्होंने, लेकिन सिंस फॉरेन ऑफिस एंड डिप्लोमेसी इज योर सब्जेक्ट, तो आप इस पर क्या कहेंगे जी? वेयर डू वी स्टैंड इन दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? आई थिंक ये जो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इस हवाले से सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कुछ रोज़ पहले एक सवाल किया था कि IMF के साथ जो प्रोग्राम में ताख़ीर हो रही है, कहीं इसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। तो उसके जवाब में इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमारे मिसाइल की रेंज क्या होनी चाहिए, किस तरह का न्यूक्लियर वेपन हमारे पास होना चाहिए। तो उससे ये तासुर गया कि शायद जो IMF का प्रोग्राम है वो इस चीज़ से लिंक है। अब IMF ने इस हवाले से क्लियरली एक डिनाइल भी जारी किया, लेकिन ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। शायद इसहाक डार साहब ने उसको इनडायरेक्टली लिंक करने की तो कोशिश की, लेकिन ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि जो मगरिब है, खास करके अमेरिका है, वो बहुत अरसे से, आज की बात नहीं है, 5-6 साल, 7-8 साल से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव जरूर डालता है कि आप लॉन्ग रेंज जैसे मिसाइल हैं उनके ऊपर आप उसको रोल बैक कर दें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि बड़ा क्लियर है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये शायद इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट थी और उसकी वजाहत की उन्होंने। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे कामरान यूसुफ सीनियर सहाफ़ी तज्जिया रख रहे थे मुख्तलिफ उमूर के हवाले से।